सर। नाम आज डॉक्टर रविंद्र कुमार पाठक जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि पहले से यह निश्चित था तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कम समय के ही लिए, लेकिन आप जुड़िए बातचीत में। साहित्य के अध्ययन अनुसंधान में कालखंड और रचना और प्रवृत्तियों पर तो चर्चा बहुत होती है। व्याकरण और भाषा विज्ञान का पक्ष छूट जाता है प्रायः। उस पर अकादमिक स्तर पर भी, क्लासरूम में भी बहुत व्यवस्थित ढंग की चर्चा नहीं होती। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो कामता प्रसाद गुरु ने जब हिंदी का व्याकरण लिखा तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा कि अधिकांश में अंग्रेजी व्याकरण के ढंग पर ही हिंदी व्याकरण लिखा गया है, और इस प्रणाली के अनुसरण करने का एक कारण यह भी है कि हिंदी में अभी कोई ऐसी प्रणाली विकसित हिंदी ने नहीं की है जो संस्कृत की परंपरा पर आधारित हो। आगे चल करके उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात होगी कि आने वाले समय में व्याकरण अष्टाध्यायी और महाभाष्य के पद्धति पर लिखे जाएं, और वह दिन हिंदी में दूर दिखाई देता है। कामता प्रसाद गुरु 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यह बात कह रहे थे जब सभा से उनका व्याकरण शुरू हुआ। हालांकि हिंदी व्याकरण में हस्तक्षेप उसके पहले भी या बाद में काफी कुछ हुआ है। पाठक जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र कुमार पाठक जी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों के सीनियर रहे हैं, और व्याकरण उनका मुख्य, व्याकरण भाषा विज्ञान और इस तरह के गंभीर उनका विषय रहा है, तो इसलिए वो इसके बहुअधिक विद्वान हैं। मैं चाहूंगा कि वो चर्चा शुरू करें। व्याकरण, अवधारणा और अनुप्रयोग पर चर्चा करें, और इस क्रम में अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो संक्षेप में हम अंत में उस बातचीत में करेंगे। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रविंद्र कुमार पाठक जी को। धन्यवाद। सम्माननीय इस आभासी पटल पर उपस्थित विद्वज्जन, डीएवी पीजी कॉलेज के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला के संरक्षक डॉक्टर सत्यदेव सिंह जी, मार्गदर्शक श्री अजीत कुमार सिंह जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार राम जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर समीर कुमार पाठक जी, और इस आभासी पटल पर श्रोता के रूप में या प्रतिभागी के रूप में उपस्थित तमाम सुधीजन। मेरा जो विषय है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, उसका शीर्षक, उसके इर्द गिर्द बोलने का प्रयास करूंगा, और कुछ अपनी सीमा है इस विषय को लेकर, उस सीमा के साथ ही आपके समक्ष उपस्थित हूँ, और समय की भी सीमा है। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे विषय पर आना चाहता हूँ। व्याकरण, अवधारणा और अनुप्रयोग, ये विषय मुझे दिया गया है। व्याकरण की अवधारणा को पहले हम समझ लें, और जो समय बचेगा उसमें फिर अनुप्रयोग पर बात करेंगे। वैसे एक विचार मेरा यह था कि अनुप्रयोग शब्द थोड़ा छोटा शब्द है, उसकी तुलना में प्रयोजन शब्द बड़ा शब्द है। प्रयोजन में अनुप्रयोग भी आ जाता है, महत्व भी आ जाता है, और कुछ भी उसमें आ जाता है। तो बहरहाल जो प्रासंगिक होगा आगे आएगा। सबसे पहले व्याकरण को हम समझे। हमें कुछ नया इसमें नहीं समझाना है, कुछ नया नहीं जोड़ना है, और ना ऐसा दावा है। ये सारी बातें आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। मैं सिर्फ जिम्मेदारी मिली है उसके तहत कुछ बातें रख दे रहा हूँ, जिसमें कुछ अपनी अनुभूतियाँ हो सकती हैं, कुछ अपने विचार हो सकते हैं, वो भी कहीं नजर आएंगे। व्याकरण आम तौर पर हम समझते हैं, जैसा स्कूलों में भी समझाया जाता है, या आमतौर पर व्याकरण के नाम पर जो समझाया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि व्याकरण एक शास्त्र है जो शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखलाता है। यह एक परंपरागत ढंग से जो चलाई जा रही परिभाषा है, वो मुझे भी स्कूल में या घर
समाज से इसी रूप में सुनने को मिली। लेकिन अगर हम हिंदी व्याकरण का 350 साल का इतिहास देखते हैं तो व्याकरण की असली परिभाषा यानी व्याकरण का जो तत्वदर्शक स्वरूप है उसको स्पष्ट करने का प्रयास संभवतः किशोरीदास वाजपेयी में पहली बार दिखाई देता है। यह बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत पहले कही थी। वो खुद एक बहुत अच्छे वैयाकरण थे। ठीक है कि उनका व्याकरण चिंतन का स्वरूप छपा कम छुपा ज़्यादा रह गया, लेकिन जो कुछ टिप्पणियाँ उनकी दिखाई देती हैं व्याकरण विषयक, उनसे ये समझ में आता है कि वो व्याकरण के कितने गहरे जानकार थे। अभी संयोजक महोदय ने गुरु जी का संदर्भ दिया और बिल्कुल सही टिप्पणी की कि गुरु जी का जो व्याकरण है वह मुख्यतः अंग्रेजी ढर्रे पर बना हुआ व्याकरण है। उसे व्याकरण न कह के हम ये कहें कि एक ग्रामर प्रभावित जो धारा है उससे प्रभावित थे गुरुजी। युगीन प्रभाव उन पर ऐसा था, कुछ उनकी युगीन विवशताएं असमर्थताएं थी, लेकिन इसके बावजूद गुरुजी की महान उपलब्धि है कि हिंदी व्याकरण की इतनी बड़ी परंपरा में पहली बार कोई इतना व्यवस्थित व्याकरण हमारे सामने आया जो हिंदी के लगभग सारे प्रयोगों को समेटते हुए एक तर्कसंगत रास्ता निकाल के युग को एक ऐसा उपहार प्रदान करता है जो उस समय की आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता ही है कि हिंदी में जो एक तरह की अराजकता थी, उस अराजकता के बीच एक नियमों की व्यवस्था या नियम निर्देश के रूप में एक पुस्तकीय ढांचे में गुरुजी हमारे सामने वो व्याकरण रखते हैं और एक लंबा प्रभाव है। अब तक का सबसे लोकप्रिय व्याकरण है गुरुजी का, लेकिन गुरुजी की कुछ सीमाएं थी। उन सीमाओं का परिष्कार करते हुए वाजपेयी जी ने, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने एक अलग ढांचे पर व्याकरण बनाने का कार्य शुरू किया। वाजपेयी जी ने जो ढांचा अपनाया था उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो संस्कृत और मध्यकालीन भाषाओं से होते हुए हिंदी को परंपरा मिली थी, उस जमीन पर वो खड़े थे और उसके आधार पर वो व्याकरण को अपने ढंग से सोच रहे थे और हिंदी को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में समझते हुए वो सारा कार्य कर रहे थे। उनका दावा था कि वो न संस्कृत के अनुसार हिंदी को चलाना चाहते हैं और न किसी अन्य भाषा के आधार पर। तो वाजपेयी जी का नाम इसलिए यहाँ आया शुरू में कि वाजपेयी जी पहले वैयाकरण दिखाई देते हैं जिनका व्याकरण नियमों के संग्रह की जगह तत्व दर्शन के रूप में है। और व्याकरण की परिभाषा उन्होंने इस तरह से नहीं दी कि शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना सिखलाने वाला शास्त्र है। व्याकरण के बारे में उन्होंने ये कहा कि व्याकरण उस शास्त्र का नाम है जिसमें भाषा के अंग प्रत्यंग का पूर्ण विवेचन होता है। और भी बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने शब्दानुशासन शब्द का भी प्रयोग किया। अपने ग्रंथ का नाम ही उन्होंने रखा हिंदी शब्दानुशासन। और शब्दानुशासन की जो उन्होंने व्याख्या की, कहा कि भाषा में जो शब्दों के आपसी संबंध होते हैं जिससे भाषा की सत्ता होती है, उन संबंधों को प्रकाशित करने के चलते शब्दानुशासन है। हालांकि शब्दानुशासन शब्द को और तरह से समझा जा सकता है और ये शास्त्र इसलिए व्याकरण है कि भाषा में जो एक प्रवाह के रूप में चीज़ें आती हैं उनको खंड खंड में विभाजित करके प्रकृति प्रत्यय के रूप में समझाता है। तो व्याकरण शब्द का एक अलग अर्थ है और शब्दानुशासन का अलग अर्थ है वाजपेयी जी के अनुसार। लेकिन कह रहे हैं कि प्रयोग बाहुल्य से ये दोनों चीज़ें गड्ढमड्ढ होके एक दूसरे से मिल गई हैं, इसीलिए व्याकरण और शब्दानुशासन पर्यायवाची के रूप में चल रहे हैं। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो ये क्री धातु में वी उपसर्ग लगा है। वी जोड़ क्री जोड़ वी जोड़ आ, दो उपसर्ग लगे वी आ और क्री धातु और ल्युट प्रत्यय जिसका विकार अन होता है। तो इस तरह से व्याकरण बना है। इसका अर्थ इस तरह से हम समझ सकते हैं जैसा कि रामदेव त्रिपाठी हिंदी भाषा अनुशासन में रखते हैं। भाषा का आकृति विश्लेषण है व्याकरण। व्याकरण वह है जो भाषा का आकृति विश्लेषण करता है या भाषा को
व्याकृत करता है। भाषा की व्याकृति ही है व्याकरण, और भाषा को व्याकृत करने का प्रयत्न है व्याकरण। व्याकृत करने का मतलब है भाषा एक प्रवाह के रूप में होती है, एकात्म एक जल भाषा सरिता में पदों को अलग से निकाल के दिखलाना, पदों में जो विभक्तियां लगी हैं उनको निकाल के दिखाना, पदों का जो गठन हुआ है प्रकृति प्रत्यय मूलक उनको निकाल के दिखलाना, वाक्य के ढांचे में जो भी घटक हैं उनको निकाल के दिखलाना, और इस तरह से एक नियमों का संधान करना, एक नियमों की व्यवस्था के रूप में उपस्थित करना इस पूरे विवेचन को। तो व्याकरण का स्वरूप एक नियमों की व्यवस्था के रूप में है। हम आमतौर पर व्याकरण को जो शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना सिखलाने वाला शास्त्र के रूप में परंपरागत ढंग से समझते रहे, उस पर वाजपेयी जी की कड़ी आपत्ति है। उन्होंने कहा कि यह काम तो घर परिवार और समाज से खुद ब खुद हो जाता है। जो घोषित तौर पर व्याकरण नहीं भी पढ़े रहते उनके लिए भी ये सहज है। हमने कई ऐसे निरक्षर जनों को देखा है जो भाषा का अपेक्षाकृत मानक प्रयोग कर लेते हैं, कई बार पढ़े लिखे भी लड़खड़ा जाते हैं। तो ये बात तो यहीं पर खारिज हो रही है कि शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना सिखलाने वाला शास्त्र है। व्याकरण जानने से हम शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना नहीं सीखते, बल्कि एक और तरह की प्रक्रिया इसमें है। या तो हम व्याकरण शब्द को बहुत छोटे रूप में ले रहे हैं, उसके अवधारणा को किताब को व्याकरण कह रहे हैं, या हम शुद्ध शब्द का ही कुछ अलग प्रयोग अलग अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, अलग तरह से समझ रहे हैं। अगर हम थोड़ी गहराई से इस बात को समझें तो व्याकरण कहाँ से निकलता है, कहाँ से आकार लेता है? भाषा से लेता है। भाषा खुद अपने आप में एक व्याकरण है। अगर नियमों की एक व्यवस्था है भाषा, तो व्याकरण क्या है? नियमों की उसी व्यवस्था को कभी विवेचन के रूप में, कभी ग्रंथ रूप में, कभी शास्त्र रूप में प्रकाशित किया जाता है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। और जो उस प्रयत्न में लगा रहता है या जो इस प्रयत्न में सफल होकर एक ग्रंथ रूप में हमारे सामने कुछ रख देता है, उसे हम वैयाकरण कहते हैं। भाषा कुछ नियमों के आधार पर प्रवाहशील रहती है, कुछ नियम कार्य करते रहते हैं भाषा में, उन नियमों का संधान किया जाता है। अगर संधान न भी किया जाए तो भी भाषा में वो नियम तो कार्यरत रहेंगे ही। अगर हमने किसी भाषा का व्याकरण नहीं लिखा तो क्या उस भाषा का व्याकरण नहीं है? आखिर कोई निरक्षर व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति या कोई कम उम्र का व्यक्ति जो अभी विद्यालय गया भी नहीं है, वो किस तरह से व्याकरण सम्मत प्रयोग कर लेता है? लिंग का परिवर्तन कर लेना, वचन का परिवर्तन कर लेना, लिंग और वचन आदि के आधार पर वाक्य बना लेना जो कि तथाकथित शुद्ध ढांचे में आए। हालांकि शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैं भी कर रहा हूं, लेकिन इस तरह के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। शुद्ध और अशुद्ध भाषा में कुछ नहीं होता। भाषा में मानक और अमानक हो सकता है, बहुलता से प्रयुक्त या अल्पता से प्रयुक्त, ऐसा हो सकता है। बहुलता से प्रयुक्त चीज़ों का यदि हमने मानकीकरण में स्वीकार कर लिया तो फिर एक मानक रूप प्राप्त कर लेता है, उसी को हम कहते हैं ये शुद्ध प्रयोग है। और प्रयोग शुरू में अगर कोई नया प्रयोग है, वो बहुत अल्प मात्रा में है, तो हम उसे अपवाद की श्रेणी में या अशुद्ध कह के खारिज करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो प्रयोग जब बड़ी जनसंख्या के समर्थन से सामने आता है या कुछ शिष्ट लोगों की सामर्थ्य के साथ सामने आता है, तो ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसको बहुत बड़ी जनसंख्या अपना लेती है, तो वो प्रयोग फिर मानकीकरण की प्रक्रिया से मानक बन जाता है। उसी को हम शायद शुद्ध प्रयोग कहते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध का तो मतलब यही है। तो हम मानक और अमानक की ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चूंकि अभ्यास हमारे सोचने का, बोलने का शुद्ध अशुद्ध के रूप में है, तो हम कई बार कह देते हैं कि अशुद्ध है, यह शुद्ध है। अशुद्ध और शुद्ध भाषा में कुछ नहीं होता है। हर नया प्रयोग या हर नया विचलन भाषा का एक नया विकास है। तो व्याकरण की अवधारणा पर जो बात शुरू कर रहे थे इन महान वैयाकरणों का स्मरण करके, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है कि भाषा का वो आकृति विश्लेषण है।
भाषा का आकृति विश्लेषण है, लेकिन वो विश्लेषण भाषा के भीतर से निकलता है। यदि विश्लेषण न भी किया जाए तो भी व्याकरण भाषा में स्वतः कार्यरत है। भाषा है क्या? भाषा की परिभाषा आखिर क्या है? भाषा में होता क्या है? आमतौर पर हम भाषा को बहुत सीमित रूप में समझते या परिभाषित करते पाए जाते हैं। हम जो बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही भाषा है। ये जो बोलना और समझना है, ये वस्तुतः मानसिक धरातल पर जो एक भाषाई संरचना मौजूद है, उसी के आधार पर है। भाषा के इस तरह से दो स्तर हो गए, एक बोलचाल वाला स्तर यानी प्रयोग का स्तर, और एक जो मन में बैठी हुई संरचना है। मन में का मतलब है व्यक्ति व्यक्ति के मन में या सामूहिक मन में। उस संरचना के आधार पर हम बोलते हैं, और उसी प्रयास में बोलने के क्रम में ही हम कुछ ऐसे प्रयोग कर जाते हैं जो कि बिल्कुल नए जैसे होते हैं। तो फिर इस बोले हुए का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि जो मन में, मन का मतलब है सामाजिक मन, सामाजिक मन में जो बैठा हुआ भाषा का रूप है, यानी भाषा को जो मानसिक पक्ष है, उसमें भी थोड़ा सा विचलन लाने का प्रयास करता है। वो तुरंत नहीं विचलन लाता, वो एक बड़ी जनसंख्या के समर्थन को प्राप्त जब कर लेता है, तब जाके धीरे धीरे वो एक भाषा के सामाजिक ढांचे में स्वीकृत हो जाता है। वैयाकरण भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रहता। एक बार किसी ने व्याकरण बनाया विश्लेषण करके, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक अलग प्रयास से या एक जो अगला वैयाकरण है वो विश्लेषित करता है, तो कुछ अलग रूप में भाषा का स्वरूप आता है। भाषा के आंतरिक स्वरूप का विकास जब हो रहा है तो व्याकरण का भी विकास होगा। व्याकरण के नियम स्थिर नहीं रहते, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि अगर व्याकरण बदलना पड़े तो ये न समझा जाए कि वो व्याकरण था, वो ठीक से बना ही नहीं था इसीलिए बदलना पड़ा। ये बात सही नहीं है, ये संशोधनीय बात है। ये बात किशोरीदास वाजपेयी ने भी अपने हिंदी शब्दानुशासन में कही थी, लेकिन ये संशोधनीय बात है। व्याकरण तो बदलता ही रहता है, कोई 50 साल में बदले, कोई 100 साल में बदले, कोई 500 साल में बदले, कोई 1000 साल में बदले, क्योंकि भाषा ही बदल रही है। भाषा का ही अनुवाद है व्याकरण। व्याकरण कोई अलग से थोपा हुआ विषय नहीं है। तो व्याकरण की अब तक जो बातें हुई, इसमें दो तरह का उदाहरण निकल के आई। एक मानसिक व्याकरण भाषा के अंदर निहित है, वो स्वतः कार्यरत है। आप उस पर ध्यान दें न ध्यान दें कोई बात नहीं है, विवेचन करें न विवेचन करें कोई बात नहीं है, वो व्याकरण भाषा में प्रवाहशील है, भाषा के साथ ही है। भाषा में व्याकरण एक होता है, भाषा में शब्दावली होती है। शब्दावली होती है उसका मतलब है कि शब्द होते हैं और शब्द के साथ संलग्न जो अर्थ है, यानी जो शब्दार्थ संबंध है वो होता है, और कुछ सामाजिक संदर्भ होते हैं, ये मानसिक स्तर पर। इसके बाद व्याकरण के नियमों के तहत हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा का जो प्रकट रूप है, जो बोलने और सुनने के रूप में है, समझने के रूप में है, वो उसी पर आधारित है जो हमारे मन में बैठा हुआ है। तो मन में बैठा हुआ एक व्याकरण हुआ, और हमने विश्लेषण यदि भाषा का किया एक प्रयास के रूप तहत, एक शास्त्र के रूप में, एक विवेचन के रूप में, तो एक वो व्याकरण हुआ। तो हम परिभाषा किसकी दे रहे हैं? उस मानसिक व्याकरण की दे रहे हैं कि शास्त्रीय ढंग से जो व्याकरण बना हुआ है विवेचन के प्रयास के बाद उसकी दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखलाने वाले शास्त्र की बात थी, वो जो द्वितीयक व्याकरण है, यानी जो प्राथमिक व्याकरण है भाषा के भीतर वो निहित है, उसका एक जो विवेचित रूप है शास्त्र के रूप में, ग्रंथ के रूप में, उस पर आधारित वो परिभाषा थी। और वो परिभाषा भी अपूर्ण थी, क्योंकि वो प्रयोजन को वो लक्षण बनाने का प्रयास था। शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना, सिखलाना तो प्रयोजन हुआ व्याकरण का। लक्षण तो है कि भाषा के अंग प्रत्यंग का विवेचन है। भाषा में जो संरचना है उस संरचना को प्रकृति प्रत्यय मूलक ढंग से या प्रकृति विभक्ति मूलक ढंग से या अन्य तरह से उद्घाटित करने का प्रयास ही है व्याकृति। और व्याकृति के तहत जो निकल के एक किताब या एक विवेचन या एक शास्त्र के रूप में आकार लेता है उसे सामान्यतः हम व्याकरण कहते हैं। तो दो प्रकार के व्याकरण हुए। एक व्याकरण जो स्वतः कार्यरत नियमों की व्यवस्था है भाषा के भीतर, जिसके बिना भाषा की सत्ता नहीं हो सकती, एक वो माने भाषा के स्वभाव में ही वो व्याकरण है। और दूसरा जो उसके आधार पर विवेचित होकर सामने आया वो। अब इन दोनों व्याकरणों में द्वंद्व चलते रहता है।
जैसे कामता प्रसाद गुरु ने एक व्याकरण बना के हमारे सामने रख दिया, हम आज उसे देखते हैं या उसके अनुसार हिंदी भाषा के इस्तेमाल का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कुछ जगहों पर असुविधा हो, क्योंकि एक समय की हिंदी का और उस समय के वैचारिक ढांचे में वो विवेचन है। आज भी उसकी उपयोगिता असंदिग्ध है, लेकिन कुछ विचलन ऐसे हिंदी में आए होंगे निश्चित तौर पर जो उस व्याकरण से व्याख्यायित नहीं हुए होंगे, और जो विचलन वो आए वो सामाजिक व्याकरण जो समाज के मानस में कायम है उसके तहत संगत है, लेकिन गुरु जी के तहत वो असंगत हो सकते हैं। तो अगर दोनों के द्वंद्व को देखें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि एक लंबे काल के बाद इन दोनों व्याकरणों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, तो ये जो द्वितीयक व्याकरण है, यानी जो ग्रंथ रूप में व्याकरण है, विवेचित व्याकरण है, उसमें सुधार की जरूरत पड़ती है। हो सकता है वो सुधार गुरु जी ही अपने जीवन में करें, या गुरु जी के बाद कोई अगला वैयाकरण करे, या उसके बाद कोई करे, या आज हम लोग उसको कुछ समझ के अपने से जोड़ घटा उसमें करें। तो ये दो प्रकार की व्याकरण की अवधारणा है, और मूलभूत अवधारणा भाषा के भीतर जो निहित व्याकरण है उसी की है। भाषा को जो हम परिभाषित करते हैं तो शायद ये समझते हैं, जैसे भाषा विशेष को हमने ध्यान में रख के बात कही कि ये हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उसे भी परिभाषित करना और समझना इतना आसान नहीं है। दरअसल भाषा किसी निश्चित संरचना के नाम की अपेक्षा एक संभावना है। एक कहावत चलती है कि किसी भाषा का आखिरी वाक्य बोला नहीं जा सका है। ये कहावत इसी ओर इशारा करती है कि मनुष्य के अंदर अनंत प्रकार के वाक्यों के उत्पादन की क्षमता है। जब अनंत प्रकार के वाक्यों के उत्पादन की क्षमता है, मैं अपने जीवन में ही असंख्य प्रकार के वाक्य बोल सकता हूँ, और कुछ ऐसे वाक्य भी बोल सकता हूँ जो अब तक के विवेचित व्याकरण के अनुसार एक विचलन के रूप में है या एक अलग तरह का है। तो फिर कोई व्याकरण यदि बन के हमारे सामने उपस्थित है, उसमें वो प्रयोग नहीं हमारा अट पा रहा है या व्याख्यायित नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसे अपवाद मान के, अशुद्ध मान के बहिष्कृत करने की जरूरत है? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वह सामाजिक व्याकरण जो कि समाज के मानस में बैठा हुआ उसके संगत है, तभी तो हमारे मुंह से उच्चरित होके आप सबके सामने, श्रोता वर्ग के सामने आ रहा है। हम इस प्रवृत्ति के होते हैं कि क्षण क्षण कुछ भाषा में जोड़ते जाते हैं, या सामाजिक व्याकरण है उसका अतिक्रमण करके भी कुछ नया ऐसा प्रयोग करते हैं कि सामाजिक व्याकरण में कुछ ज़्यादा जुड़ाव होता है, और सामाजिक व्याकरण में पहले जुड़ाव होता है जो मानसिक व्याकरण है समाज का, और ये विवेचित व्याकरण इसमें बहुत देर से वो जुड़ाव होता है। इसके लिए बैठ के विचार करने की आवश्यकता होती है। शुरू में तो ये वैयाकरण उन प्रयोगों को असाधु घोषित करते हैं, अमानक घोषित करते हैं, बहिष्कृत किए रहते हैं, लेकिन जन प्रवाह से, मतलब व्यापकता से जब वो प्रयोग आने लगते हैं तो फिर उन्हें देर सबेर अपने व्याकरण की काया में उन्हें शामिल करके नियमों की व्यवस्था के तहत स्थान देना ही पड़ता है। भले वो कुछ दिनों के लिए अपवाद श्रेणी में उनको माने, दो चार ऐसे उदाहरण हैं तो अपवाद की श्रेणी में मानेंगे। यदि उदाहरणों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि नियम जो बना है, नियम जितने पर लागू होता है उससे बढ़ के अपवाद हो गए, तो ऐसे में होता क्या है कि फिर नियम बदलने पड़ते हैं, घोषित तौर पर जो नियम है वो बदलने पड़ते हैं। तो हमने व्याकरण की दो तरह की बातें यहाँ पर रखी कि व्याकरण इस तरह का होता है, विवेचित व्याकरण और मानसिक व्याकरण जो भाषा के भीतर निहित है। और मानसिक व्याकरण इसलिए कहा जा रहा है कि समाज के व्यक्ति के मानस में उसकी सत्ता कायम है, और भाषा भीतर से मूलतः व्याकरण ही है। उन व्याकरणों के नियमों के आधार पर ही भाषा में जो कथ्य निरूपक इकाइयां हैं, जिन्हें हम शब्द कहते हैं या प्रकृति कहते हैं, उनको सजाते हैं, वाक्य के रूप में ढालते हैं और हम संप्रेषण करते हैं। और संप्रेषण की जो व्यवस्था है, भाषा के संप्रेषण की व्यवस्था की जो न्यूनतम इकाई है वो वाक्य है। ये न समझें कि हम शब्दों में संप्रेषण कर लेंगे या पदों में कर लेंगे। आमतौर पर होता यह है कि किसी को सुबह सुबह जैसे मिल गए तो नमस्कार किया, कहा नमस्ते, तो नमस्ते ये वाक्य है अपने आप में, ये व्याकरणिक पूर्णता के साथ वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है कि मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं या कर रही हूं। ये अध्याहृत वाक्य कहलाता है। वाक्य का
अध्याहरण है ये। जैसे हमने किसी को कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये पूर्ण वाक्य है। उसने जवाब दिया दिल्ली। ये नहीं कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसने सीधे कहा दिल्ली। तो दिल्ली भी अपने आप में एक वाक्य है। तो पूर्ण वाक्य और अपूर्ण वाक्य या अध्याहृत वाक्य, तो वाक्य से नीचे उतर के हम संप्रेषण कर ही नहीं सकते। ये बात हमें समझनी चाहिए। भाषा की मूल संप्रेषणात्मक इकाई वाक्य ही है और व्याकरण वाक्य का ही विश्लेषण करता है। वाक्य का विश्लेषण करके उनमें कुछ छोटी इकाइयों को खोजता है, फिर उन छोटी इकाइयों के भीतर और छोटी इकाइयों को खोजता है। तो जैसे वाक्य है, वाक्य से पदबंध, पदबंध से पद, पद से फिर शब्द जैसी इकाई को निकालता है, जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं। पुरानी भाषा में प्रकृति कहा जाता है। उसमें प्रत्यय निकाला जाता है, विभक्ति निकाली जाती है। और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भाषा के ढांचे में दो प्रकार के तत्व होते हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व। अर्थ तत्व जिन्हें हम शब्द कह रहे हैं या प्रकृति कह रहे हैं, जो अर्थ का मूल आधार है, और संबंध तत्व जो उन मूल आधारों यानी कथ्य निरूपक जो इकाइयां हैं, जो शब्द हैं, उनको जोड़ने का जो कार्य कर रही सहायक इकाइयां हैं। जैसे लड़के ने कहा, तो लड़का शब्द है हुआ, लड़का में ए जुड़ा है, ने जुड़ा है, तो इतना संस्कृत के हिसाब से देखें तो ये एक पद हुआ। लड़के ने, ए जुड़ा है, ने जुड़ा है। हिंदी व्याकरण की जो प्रचलित परंपरा है, प्रचलित धारा जो है, लोकप्रिय धारा है, उसमें विभक्ति जैसी बात नहीं की जाती। यहाँ पर सर्ग की व्याख्या होती है। शुरू में किशोरी दास वाजपेयी ने भी विभक्ति शब्द का प्रयोग तो किया था, लेकिन परसर्ग को ही विभक्ति कहा था, जबकि परसर्ग एक अलग तरह की अवधारणा है। परसर्ग संस्कृत में नहीं होते थे, विभक्तियां होती थी। तो लड़के ने जो है, लड़के ने में लड़का मूल इकाई है, ए जुड़ा हुआ एक तत्व है और एक ने। तो हम चाहें तो संस्कृत की परंपरा से प्रेरित होकर ये कह सकते हैं कि ये जो ए जुड़ा हुआ है लड़का में, ये तो विभक्ति है ए, और ने परसर्ग है। परसर्ग की जरूरत हिंदी में इसलिए पड़ी कि विभक्तियों से अर्थ की अपूर्णता रहती थी। हिंदी का ढांचा चूंकि संस्कृत से अलग है, तो यहाँ परसर्ग की भूमिका विभक्तियों से जो अर्थ की अपूर्णता थी उन्हें पूरा करने के लिए परसर्ग की भूमिका थी। तो ये जो विश्लेषण का तरीका है भाषा के विश्लेषण का, कि वाक्य से शुरू होके ध्वनि तक या वर्ण तक या स्वन तक यात्रा है। मूल इकाई वाक्य है संप्रेषण की, वहाँ से हम ध्वनि तक जाते हैं। लेकिन हमें कुछ दूसरे रूप में समझाया जाता रहा, या आज भी हम समझाते हैं। व्याकरण बनता इसी प्रक्रिया से है कि मूल इकाई जो वाक्य है उनका विश्लेषण किया। वाक्य से भी बड़ी इकाई की बात हुई, प्रोक्ति। विश्वनाथ ने महावाक्य कहा, महावाक्य, प्रोक्ति। तो हम उस बात को अभी थोड़ा स्थगित रख के इस पर आते हैं। अगर वो प्रोक्ति है तो वो भी या तो एक वाक्य की प्रोक्ति है या वाक्यों के गुच्छ के रूप में प्रोक्ति है तो वाक्य ही। वाक्य का विश्लेषण करते करते ध्वनि तक की यात्रा हुई। तो इस तरह से एक व्याकरण का जो प्रयास है सामने आ सकता है। ये व्याकृति इस तरह से हो सकती है। इसी को हम थोड़ी उल्टी भाषा में ऐसे कहते हैं कि ध्वनियों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़ने से फिर वाक्य बनते हैं, या उसमें और कुछ सहायक तत्व जिन्हें संबंध तत्व कहिए, विभक्ति कहिए, परसर्ग कहिए या फिर प्रत्यय कहिए, इन सब से वाक्य की सत्ता होती है। तो ये तरीका है सोचने का कि ध्वनि से वाक्य की यात्रा और एक वाक्य से ध्वनि की यात्रा। व्याकरण की प्रक्रिया वस्तुतः वाक्य से ध्वनि की ओर जाने वाली प्रक्रिया है मूल रूप से। लेकिन हम जब व्याकरण में किसी को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं तो हम कुछ दूसरे तरह से समझा रहे होते हैं कि ध्वनि से वाक्य तक की यात्रा ये है व्याकरण। तो इस तरह से न समझा जाए। व्याकरण बनता इसी आगमनात्मक विधि से है, हम उसको निगमनात्मक विधि से समझाते हैं। तो समझाने का प्रयास बुरा नहीं है, दोनों तरह से व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इस मूल बात को न समझें, मूल बात को न भूलें कि जो भाषा का जो प्रकट प्रयोग है वाक्य के रूप में, जो संप्रेषण की मूल इकाई है, उन्हीं का विश्लेषण करते करते हम ध्वनि तक जाते हैं। तो उन्हीं में जो सार्थक इकाइयों की खोज करते हैं, न्यूनतम सार्थक इकाइयों की खोज करते हैं, एक धारणा के अनुसार शब्द के रूप में उन इकाइयों को खोजते हैं, एक धारणा के अनुसार मॉर्फ के रूप में उसे
खोजते हैं जिसका अनुवाद रूप किया गया। हालांकि यह भ्रामक अनुवाद है, इससे दिक्कतें होने लगती हैं क्योंकि संस्कृत में पद को रूप कहा जाता है। तो रूप शब्द का प्रयोग हम मॉर्फ के अर्थ में करते हैं तो हमें कोष्ठक का सहारा लेना चाहिए और कहना चाहिए मॉर्फ, ब्रैकेट में मॉर्फ लिखना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी। रूप, पद को भी रूप कहते हैं और मॉर्फ को भी रूप हम कह रहे हैं। भाषा विज्ञान की किताबें जो छपती हैं उसमें मॉर्फ को कहते हैं। इसके लिए एक भाषा विज्ञानी ने मर्श शब्द का प्रयोग किया था मॉर्फ के लिए, मर्श, मॉर्फिम, मर्शिम ये कहा था। ये कुछ ज़्यादा तर्कसंगत प्रयोग था रूप पद के लिए। तो वैयाकरण करता क्या है कि भाषा का एक जो प्रवाह है, वाक्य के रूप में जो भाषा है, वाक्यों का जो समूह है, वाक्यों का जो गुच्छ है, तो वाक्यों का विश्लेषण करके उनमें से कुछ पदों को या रूपों को पहचानता है। संस्कृत के हिसाब से देखे जब बालका गच्छति, तो बालका एक पद हुआ या रूप हुआ और गच्छति एक रूप हुआ, एक धातु रूप हुआ और एक धातु से इतर रूप, जिसे सामान्यतः हम शब्द रूप कहते हैं। लेकिन यह भी थोड़ा सा भ्रामक प्रयोग है शब्द रूप। अरे धातु भी शब्द है, प्रातिपदिक भी शब्द है, शब्द तो दोनों हैं, दोनों में विभक्तियां लगेंगी तो वो पद बनेंगे। एक क्रियापद हुआ और एक क्रियेतर पद हुआ। व्याकरण निकालता है इसी प्रयास से, पहले वाक्य देखा, फिर उसमें से कुछ पद को खोजा, पद की इकाइयों का विश्लेषण किया, तो उसमें एक मूल तत्व की खोज किया या कल्पना उसने की मूल तत्व की, उसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति दो तरह की होती है, जैसे बालक गच्छति, तो बालक एक पद है, बालक की प्रकृति है बालक प्रकृति, और इसको क्रियेतर पद की प्रकृति है, क्रिया से इतर पद है बालक, गच्छति क्रियापद है। तो गच्छति की जो प्रकृति है वो गम है, गम से वो रूप चला है इसीलिए गच्छति बना है, ये व्याकरण की व्याख्या है। क्रियापद की जो प्रकृति है उसको कहते हैं धातु, और क्रियेतर पद की जो प्रकृति है उसको कहते हैं प्रातिपदिक। प्रातिपदिक ये शब्द पाणिनीय ढांचे का शब्द है। प्रतिपद जो दृश्यमान हो वो प्रातिपदिक है। जैसे हमने कहा बालक, संस्कृत का जो हम देखते हैं बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, इस तरह से कुछ बातें, इस तरह से कुछ रूप बना के हम वाक्य बनाते हैं। तो इन सब में बालक कॉमन है, बालक में भी है, बालकों में भी है, बालकाभ्याम में भी है, बालकेशु में भी है। हिंदी के अनुसार समझे, लड़का जा रहा है, एक इकाई लड़का निकाल लिया, ये पद है। जो वाक्य में चला वो पद है, शब्द नहीं चलता सिद्धांत के अनुसार। लड़के ने कहा, इसमें भी मूल इकाई लड़का है। लड़के को बुलाओ, इसमें भी मूल इकाई लड़का है। हे लड़के, इसमें भी मूल इकाई लड़का है। ये तो मूल जो तत्व है, यानी जो मूल शाब्द तत्व है, मूल जो ध्वनि तत्व है, उसकी खोज की जाती है और उसके लिए पारिभाषिक शब्द है प्रातिपदिक। प्रतिपद में जो दृश्यमान हो प्रातिपदिक है। और इसी तरह से लड़का जाए, लड़का जा रहा है, लड़के ने कहा, लड़के से कहो, तो कहो, कहा, ये इन सब क्रियापदों में कह मूल तत्व है। तो हिंदी के लिए कहेंगे कि कह धातु है। तो धातु और प्रातिपदिक ये प्रकृति के दो रूप हुए। प्रकृति यानी रूट, जिसे हम सामान्यतः शब्द कहें तो ठीक है। तो प्रकृति में विभक्ति लगती है, उससे वो पद बनता है, उससे वाक्य में वो आता है, वाक्य के संबंधों में उसकी उपस्थिति होनी शुरू होगी तभी जब वो प्रकृति पद में ढल जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो मूल तत्व यानी रूट जो है वही उसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त हो जाए। जैसे लड़का जाता है, तो इसमें भी वो चीज़ है, सामान्य तत्व लड़का, और ये मूल तत्व इसका निकाला गया है लड़का, और ये जो पद के रूप में है लड़का, दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ये कल्पना की जा सकती है व्याकरणिक प्रक्रिया के तहत कि इसमें विभक्ति लगी तो थी, लेकिन वो विभक्ति लुप्त हुई। लड़का मूल तत्व हुआ जो कोश में है। कोश का मतलब है कि किताबी डिक्शनरी नहीं, बल्कि समाज का जो मानसिक कोश है, मानसिक कोश में है। वहाँ से निकल कर जब वाक्य प्रयोग में आना शुरू हुआ तो उसने
अपना रूप परिवर्तन किया विभक्तियों के माध्यम से। तो कहीं विभक्ति लग के भी लुप्त हुई, लड़का जा रहा है मैं, जैसे बालक मूल है तो बालकः, बालकौ, बालका। विभक्तियां भी दो प्रकार की, एक जो प्रातिपदिक में लगें, एक जो धातु में लगें। प्रातिपदिक विभक्तियों को सुप कहा गया पाणिनीय ढांचे में, और जो धातु विभक्ति है उसको तिंग कहा गया। गम में ती जुड़ा गच्छति बना, इसी तरह से गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो ये सब जो तत्व जुड़ रहे हैं, जो मूल तत्व यानी जो मूल अर्थ की इकाई है, यानी जो प्रकृति है यहाँ इस संदर्भ में धातु, उसके बाद जो अन्य अंश दिख रहे हैं वो है विभक्ति। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो हम समझा रहे हैं, व्याकरण के बारे में जो चीज़ें रख रहे हैं, ये उल्टी प्रक्रिया है। असली प्रक्रिया ये है कि पहले वाक्य से पद निकाल के फिर उसमें मूल तत्व को निकाला, और किसी को विभक्ति कहा, किसी को प्रत्यय कहा, किसी को कुछ कहा, हिंदी में जैसे परसर्ग भी है। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए, लेकिन हम उस तरह से सोचते हैं, तो उसके सोचने में भी बुराई नहीं है। हम दो प्रकार से निगमन या आगमन किसी विधि से इस चीज़ को समझें तो बुरा नहीं है। तो एक तो बात यह निर्धारित हुई अभी तक की जो बातें हुई उसमें कि व्याकरण क्या है, व्याकरण की किस किस स्तर से हम देख सकते हैं, व्याकरण की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को हम किस तरह से उल्टी प्रक्रिया के रूप में आमतौर पर समझते हैं। उल्टी एक सापेक्ष शब्द है, ऐसा नहीं कि उल्टी का मतलब है कि वो नकारात्मक अर्थ में मैं यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ। तो व्याकरण के बारे में ये बात है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो व्याकरण है, ऐसे तो भाषा विज्ञान का ढांचा विशाल है, उस विशाल ढांचे में जो एक प्रकार है भाषा विज्ञान का स्थिति मूलक भाषा विज्ञान या एक कालिक भाषा विज्ञान, उसके अंतर्गत व्याकरण को रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें प्रतीत होती हैं कि व्याकरण की जो दृष्टि है और भाषा विज्ञान की जो एक सामान्य दृष्टि है, दोनों दृष्टियों में कुछ फर्क है। भले हम ये कहें कि व्याकरण, निरुक्त या शिक्षा, ये सब भारतीय भाषा विज्ञान के प्राचीन स्रोत हैं, भारतीय भाषा विज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं तो वहीं से पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण आज भी है और कुछ अलग दृष्टि लेके खड़ा भी है। व्याकरण व्यवस्था प्रधान होता है, क्या होना चाहिए का भी वो समर्थक होता है। एक उदाहरण देकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि स्थिति मूलक भाषा विज्ञान का ये हिस्सा माना गया या उसका पर्यायवाची भी माना जाता है किन्हीं लोगों के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे वैयाकरण हिंदी में हुए, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, उनका कथन जो है वो मैं उद्धृत करना चाहता हूँ कि वो कथन ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन भावतः मैं बता रहा हूँ कि ये जो व्याकरण नामक प्रयत्न है, ये भाषा को स्थिर मान के विवेचित करने वाला प्रयत्न है। और भाषा प्रवाहशील है, भाषा बदलने वाली चीज़ है, भाषा की गति अलग है। तो फिर व्याकरण बनाते हम कैसे हैं? भाषा को थोड़ी देर के लिए स्थिर मानते हैं और फिर स्थिर मानते हैं तो विश्लेषण करके प्रकृति प्रत्यय निकालते हैं। तो ये द्विवेदी जी के अनुसार ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि ठीक नहीं है या उन्हें यह दृष्टि संतुष्ट नहीं कर रही थी। तो उन्होंने एक और दृष्टि इसमें लगाई, ऐतिहासिक व्याकरण की दृष्टि। कहा कि ये जो भाषा का विवेचन है ऐतिहासिक प्रक्रिया के भीतर से निकल के आना चाहिए। जो सामने दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान है उस भाषा का, या आपके मानस में वो स्थिर रूप में आचरण कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आपने स्थिर कर लिया उस ढांचे को, प्रवाहशील तो है लेकिन आपने उस प्रवाह को थोड़ी देर के लिए मानस स्तर पर रोक दिया और उसके आधार पर विश्लेषण किया, प्रकृति प्रत्यय मूलक विश्लेषण किया। तो ये प्रयत्न सही नहीं है। ये जगन नियंता की इच्छा का अपमान हुआ। जगन नियंता की इच्छा है कि भाषा प्रवाहशील है, भाषा क्षण क्षण बदले, लेकिन ये भी जरूरी है कि भाषा को इस रूप में विवेचित करें कि भाषा को थोड़ी देर के लिए स्थिर मान के एक उसका व्याकरण निकाल के सामने रखें, क्योंकि भाषा का मानकीकरण करना है हमें। मानकीकरण नहीं करेंगे तो भाषा क्षण क्षण बदलती हुई इतनी बहुरूपता को प्राप्त होगी कि भाषा में हमारा काम काज करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का बोला हुआ वाक्य वहाँ समझ में नहीं आएगा।
आज का बोला हुआ वाक्य कल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मानकीकरण की प्रक्रिया, जो भाषा की गति को धीमी करने वाली प्रक्रिया है, वो भी चाहिए। और भाषा को प्रवाहशील भी होना चाहिए, और प्रवाहशील तो भाषा है ही, वो किसी के रोके थोड़े रुकेगी भाषा। तो इस तरह से द्विवेदी जी का जो कहना था कि व्याकरण का ही विश्लेषण इस रूप में किया जाए कि अगर कोई रूप हम समझा रहे हैं, कोई पद की संरचना को समझा रहे हैं, तो उसे ऐतिहासिक संदर्भ में समझाएं कि ये देखिए, ने जो था पहले इस रूप में आया था, उसके बाद इस रूप में होते होते ने आज बना। तो इस तरह के व्याकरण विश्लेषण के प्रयत्न को हम ऐतिहासिक व्याकरण प्रयत्न कह सकते हैं। द्विवेदी जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे तो उन्होंने एक ऐतिहासिक व्याकरण परियोजना के निदेशक का दायित्व संभाला था। वह प्रयत्न पूरा हुआ था, ऐसी सूचना थी, लेकिन वो केवल एक खंड प्रकाशित हुआ। 4 खंडों में प्रकाशित हो सकता था, लेकिन कहीं वो लुप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है उसके बारे में। तो उनके जो सुपुत्र मुकुंद द्विवेदी जी हैं, उनके द्वारा वो संपादित होके या उनके द्वारा वो प्रकाशित किया गया। यही 1 दशक पहले की बात है। और द्विवेदी जी के ऐसे व्याकरण पर छोटे मोटे कुछ उदाहरण मिलते हैं उनके साहित्य में। 1-2 व्याख्यान मिलते हैं। व्याकरण की समस्या नामक एक व्याख्यान है। उसी व्याख्यान के अंतर्गत ये कथन, जो मैं शब्दशः नहीं प्रस्तुत कर पाया, भावतः प्रस्तुत कर पाया, कि ऐतिहासिक व्याकरण के वो समर्थक थे। ये तो एक अलग प्रकार की अवधारणा है। आमतौर पर जो हम व्याकरण का जो ढांचा हम आप यहाँ पर विवेचित कर रहे हैं, वो व्याकरण का स्थिति मूलक ढांचा है। एक शब्द के द्वारा व्याकरण की दृष्टि और भाषा विज्ञान की दृष्टि में अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। हिंदी का एक शब्द है बहनोई। बहनोई अगर व्याकरण से कहा जाए कि आप इसे समझाइए, तो व्याकरण कहेगा कि बहन शब्द है, इसमें ओई प्रत्यय है। ओई प्रत्यय का मतलब है ये बहन स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में लगा हुआ प्रत्यय, स्त्रीलिंग को पुंलिंग बनाने वाला प्रत्यय। स्त्रीलिंग को पुंलिंग बनाने वाला प्रत्यय हम उसको पुरुष प्रत्यय कह सकते हैं, जैसे स्त्री प्रत्यय होता है व्याकरण में। ये बात संभवतः सबसे पहले अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी कौमुदी में रखी है, पुरुष प्रत्यय की बात, और कुछ ऐसे ही शब्द बताए हैं। तो बहनोई को बहन जोड़ ओई के रूप में समझाने की दृष्टि व्याकरण की दृष्टि है, क्योंकि व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना होती है। व्याकरण किसी शब्द के विकास को समझाने का ठेका नहीं लेता। और ये कौन सा व्याकरण? जो व्याकरण हम अब तक समझते रहे द्विवेदी जी से थोड़ा हटके। लेकिन भाषा विज्ञान से कहा जाएगा कि इस शब्द को समझाइए, तो शायद ऐसे समझाएगा कि संस्कृत का शब्द है भगिनीपति, भगिनीपति का ही विकास दर विकास होते 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 बहनोई शब्द बना। उसमें कई कड़ियाँ वो प्रस्तुत कर सकता है कि इस काल में ये हुआ, इस काल में ये हुआ, इस काल में हुआ, आज ये बहनोई के रूप में उपस्थित शब्द है। तो ये दृष्टि, जो 2 तरह की दृष्टि है, एक विकास मूलक दृष्टि और एक जो स्थिति मूलक दृष्टि है, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय निकाले जाते हैं, जिसमें किसी पद के अंदर विभक्ति भी एक प्रकार का प्रत्यय ही है, लेकिन सामान्य प्रत्ययों से अलग है। तो किसी पद में विभक्ति और मूल तत्व, जिसे हम शब्द या प्रकृति कह रहे हैं, जो कथ्य निरूपण के लिए इकाई के रूप में है, मूलभूत इकाई के रूप में है। तो इस तरह से समझाने का प्रयास तभी संभव है जबकि भाषा को स्थिर हम माने। थोड़ी देर के लिए तो मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। विकास मूलक जो ढांचा है, ये व्याकरण का जो सामान्य या लोक प्रचलित जो अर्थ है, लोक प्रचलित जो अवधारणा या अब तक की जो अवधारणा है, उसके साथ संवादी नहीं है। तो ये इस शब्द के जरिए हम समझ सकते हैं। अगर समय हो गया होगा तो बता देंगे। नहीं, बोलिए भैया, बोलिए। हाँ ठीक है, थोड़ी बातें और करके इसको पूरा करते हैं। तो इसमें एक बात ये निकल के आई। एक बात और कहना चाहता हूँ कि व्याकरण शब्द का रामदेव त्रिपाठी के हिंदी भाषा अनुशासन में जो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ दिया गया है, वो है कि भाषा का आकृति विश्लेषण। तो जब आकृति विश्लेषण इसका मूल अर्थ है, तो फिर व्याकरण तंत्र की पूर्ण सिद्धि तो तभी मानी जाएगी जब उसके विवेचन की भाषा आकृति मूलक हो, आकृति की भाषा में वो बात करे।
यानी अर्थ की भाषा में वो बात न करें, अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन न करें। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, ये सब भाषा अर्थ की भाषा है। अर्थ का विचार दार्शनिक हो सकता है, व्याकरणिक कैसे हो सकता है? व्याकरण में तो कोटि निर्धारण, विश्लेषण, विवेचन, वर्गीकरण रूपगत या आकृति मूलक भाषा में होना चाहिए। जैसे हम किसी संज्ञा को जातिवाचक कह रहे हैं, अगर उसके प्रयोग में कोई विलक्षणता न दिखाई दे रूप के स्तर पर, तो फिर अलग कैटेगरी क्यों हम बना रहे हैं? केवल अर्थ के भेद से व्याकरण की कैटेगरी कैसे बनेगी? जब तक अर्थ का भेद रूप के भेद में ना आए तब तक व्याकरण प्रयत्नशील नहीं हो सकता। यदि व्याकरण को पूर्ण आकृति मूलक बनाने का प्रयास हमारा है तो इसको और एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे इसी जातिवाचक संज्ञा को लें। अगर हम जातिवाचक संज्ञा का नाम जातिवाचक संज्ञा ही रखें पारिभाषिक शब्द के रूप में, हम परिभाषा इस तरह से न दें कि ये जाति का वाचन करता है। हम परिभाषा ये दें कि ये ही संज्ञा है जो कि सरलता से एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक बनने की ओर प्रवृत्त हो सकती है और बिना अपना अर्थ बदले। हम देखते हैं कई बार कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं, लेकिन वो अर्थ अपना बदल के, जैसे हम कहते हैं कि इस देश में कई गांधी छुपे हुए हैं, इस देश में कई गांधी हो सकते हैं, कोई गांधी अब क्यों नहीं है? तो ये गांधी का अर्थ लाक्षणिक तौर पर बदल चुका है। उसी अर्थ में बहुवचन नहीं बना है, उसी अर्थ में वो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जातिवाचक नहीं बनी है, वो एक अलग अर्थ में है। जैसे गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, गाय उसी अर्थ में, एक गाय बहुत सी गायें, उसी अर्थ में सरलता से एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन में जो संज्ञा परिणत हो सके वही जातिवाचक संज्ञा है। तो हम व्याकरण का ढांचा क्या ऐसा नहीं रख सकते कि हम एक ऐसी कैटेगरी बनाएं, कहें कि एक संज्ञा ऐसी होती है जो सरलता से संख्या शब्दों से या एक वचन से बहुवचन बनने की ओर या बहुवचन से एक वचन की ओर आने में प्रवृत्त हो सकती है, कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो यह आकृति मूलक भाषा हुई। एक बात इसी संदर्भ में, और हम हिंदी में शब्द भेद देखते हैं स्रोत के आधार पर, उद्गम के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनमें क्या कोई रूपगत अंतर है कि हम ये चार प्रकार की कैटेगरी बनाते हैं? अगर कुछ है तब तो इसकी सार्थकता है, नहीं है तो फिर किस स्रोत से कौन सा शब्द आया है, उसका हिंदी में आने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये महत्वपूर्ण है। किस स्रोत से आया है ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है। व्याकरण इतने स्रोतों की तलाश क्यों करेगा? अगर उस स्रोत की तलाश की उपयोगिता उसके रूप के विश्लेषण में है तब तो होना चाहिए। तो हमें लगता है कि है, इसकी कुछ उपयोगिता है। एक उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। तत्सम एक शब्द है राजा, संस्कृत स्रोत का शब्द है राजा, आकारांत पुंलिंग शब्द है, और एक हिंदी का अपना मतलब तथाकथित तद्भव शब्द कह सकते हैं, तो वो है लड़का। दोनों आकारांत हैं, उसके बावजूद, आकारांत शब्द होने के बावजूद दोनों पुंलिंग आकारांत हैं, रूप एक तरह से नहीं चलता। राजा का जो रूप चलाते हैं तो एक राजा, बहुत से राजा, राजा का राजे नहीं होता, लड़का का जिस तरह से लड़के होता है। राजा का किसी कवि ने राजे लिख दिया है तो कवि को स्वतंत्रता है, कवि कुछ अलग प्रकार से भाषा को बनाता संवारता है, उसको ये स्वतंत्रता है। लेकिन सामान्य व्याकरणिक ढांचे में राजा का बहुवचन राजा ही है। पिता, पिता का बहुवचन भी पिता ही है, एक पिता बहुत से पिता, लेकिन एक लड़का बहुत से लड़के। तो दो तरह के जो हमने कोटिकरण किए, तत्सम और तद्भव, इनकी तो उपयोगिता सिद्ध हो रही है, लेकिन हमने इस तरह का विश्लेषण नहीं किया रूपगत स्तर पर, हमने खाली स्रोत बता दिया। तो व्याकरण तंत्र की पूर्ण सिद्धि तभी मानी जानी चाहिए जबकि वो आकृति मूलक हो। तो क्या ये बात पूरी तरह सच है? लगता है ये पूरी तरह सच नहीं है।
प्रधानता आकृति पलक वाली बात होगी, क्योंकि व्याकरण की कई ऐसी व्याकरणिक कोटियां हैं जो अर्थ पर ही आधारित हैं। कारक की जो परिभाषा है कारकत्व की, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया से साक्षात अन्वित जो क्रियेतर पद हैं उन्हें कारक, और जो संबंध है उसको कारकत्व कहते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थ आधारित है। और अंग्रेजी ग्रामर में केस होता है जिसमें कुछ संबंध वाला यानी कारकत्व वाला पक्ष भी और कुछ सुबंत वाला पक्ष भी मिला जुला के एक उस दशा में है जो हम देखते हैं नेस्फील्ड का जो अंग्रेजी ग्रामर है उसमें। तो वो कारक का पर्यायवाची नहीं हो रहा है केस। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जिस व्याख्यान की चर्चा हमने की, हिंदी व्याकरण की समस्या नाम से वो संकलित है विश्व भाषा हिंदी पुस्तक में, और ग्रंथावली में भी व्याकरण पर व्याख्यान नाम से संकलित है। उसमें आप यदि देखें तो ये बात वहाँ भी मिलेगी। द्विवेदी जी की ये उपलब्धि है कि उन्होंने केस को तो ग्रहण किया लेकिन उसे कारक नहीं कहा, विकारक कहा। केस को लेते हैं, केस की अवधारणा को, लेकिन विकारक कहते हैं। तो एक कारक है, एक वाच्य है, ये सब ऐसी अवधारणाएं हैं जो अर्थ परक ही हैं। तो कैसे हम आकृति परक पूरी तरह से बना सकते हैं व्याकरण को? तब हम कह सकते हैं कि व्याकरण प्रधानता आकृति परक है। उसमें अर्थ संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो तो रहेंगी ही। किसी भी भाषा में 6 कारक होंगे ही होंगे। द्विवेदी जी कहते हैं 6 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक। उसमें भी द्विवेदी जी कहते हैं कि ये कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण यही मूल कारक हैं। बाकी 2 किसी किसी स्थिति में कारक होते हैं। जहाँ पर दान की क्रिया हो, जहाँ अलगाव की क्रिया हो, वहाँ संप्रदान और अपादान आते हैं। कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण जो मूल कारक हैं ये हर भाषा में होंगे। इसलिए होंगे कि अर्थपरक अवधारणा है, ये रूप परक नहीं है। रूप परक इसका पक्ष विभक्ति, सुबंत। सुबंत का मतलब होता है सुप से अंत हो, मतलब जो क्रियेतर पदों का मूल है प्रातिपदिक, उसका जब रूप चलता है तो उस रूप को सुबंत कहते हैं। सुप से अंत होता है, सु से लेके जो अंतिम विभक्ति है तो सु और जस, अम और शश ऐसे करके जो अंतिम है, तो अंतिम में जो प आता है तो सु और प को मिलाकर सुप, ये 21 विभक्तियों का सूचक है। सुप, सुप से अंत होता है सुबंत। पद क्या है? सुप तिङंतम पदम। सुप और तिङंत, सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। तिङंत गच्छति हुआ, सुबंत बालक हुआ। तो ये सब बातें संस्कृत व्याकरण का जो पैटर्न है उसमें होती हैं। हम हिंदी व्याकरण में भी उसके आधार पर चाहें तो तलाश कर सकते हैं। मेरा इसमें तलाशने का थोड़ा सा रुझान रहा है, इसीलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। तो लड़के ने कहा, मैं लड़के ने को एक जैसे पद माना गया, और ये उसमें लड़का मूल तत्व तो हमने खोजा, एक विभक्ति खोजी और एक परसर्ग खोजा, ये इस तरह से विश्लेषण किया। फिर कहा में भी कह खोजा, एक धातु, और उसमें आ जो है सो प्रत्यय है। इस तरह से हमने विश्लेषण किया। चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। मैं जिस तरह से सोच रहा था वो आपके सामने मैं साझा कर रहा था। तो कारक और वाच्य जैसी अवधारणाएं अर्थपरक हैं, इनको हम पूर्ण रूप परक भला कैसे बना सकते हैं? विभक्ति उसका रूप परक पक्ष है, या सुबंत कहें वो रूप परक है। तो व्याकरण तंत्र की जो पूर्ण सिद्धि कही जा रही थी अभी कुछ देर पहले कि ये आकृति मूलकता में ही निहित है, ये 100% संभव नहीं है। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि कोरा अर्थ परक विभाजन या कोटिकरण से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यह कोई दर्शन नहीं है कि केवल अर्थ के आधार पर विभाजन होगा। भाषा में प्रयुक्त होने पर उसमें रूपगत क्या विलक्षणता आती है, उसके आधार पर यदि विवेचन हो तो ये व्याकरण के अनुसार ज़्यादा संगत होगा। तो ये कुछ बातें हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस व्याकरण की हमने अभी बात की, एक तो जो मानसिक व्याकरण है, जो मूल व्याकरण है वो, और एक उसके आधार पर जो बना हुआ विवेचित व्याकरण है। तो ये जो विवेचित व्याकरण की बात हो रही थी कि आकृति परक भाषा में उसको बात करनी चाहिए, तो इसी में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भाषाएं भाषा विज्ञान में कई प्रकार की होती हैं, आकृति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसमें योगात्मक और अयोगात्मक भाषाएं होती हैं। भाषा विज्ञान की किताबों में ऐसा लिखा मिलता है आमतौर पर कि अयोगात्मक भाषाओं का व्याकरण नहीं होता। तो हम जरा इस बात को सावधानी से समझें।
आकृति मूलक भाषाओं का भी व्याकरण होगा, क्यों नहीं होगा? व्याकरण के बिना भाषा अस्तित्ववान कैसे है? उसके कुछ नियम है, तभी तो भाषा काम कर रही है, वाक्य के रूप में संप्रेषण का काम कर रही है। भले उस तरह का व्याकरण विवेचित होके उनका सामने नहीं आएगा जैसा कि योगात्मक भाषाओं का व्याकरण होगा। अगर योगात्मक भाषा, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी योगात्मक भाषाएं हैं, तो योगात्मक भाषाओं के संदर्भ में जो व्याकरण का ढांचा होगा वो ये जो अयोगात्मक भाषाएं हैं उनमें नहीं होगा, क्योंकि उनमें जो अर्थ तत्व हैं उन्हीं का जो शब्द क्रम है, जो बोलने का खास सुर है या कुछ इसी तरह के और तत्व हैं, वही संबंध तत्व का कार्य करने लगते हैं। जैसे आपने यहाँ रखा तो वो कर्ता बन गया, और यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया उसी इकाई को तो वो कर्म बन गया। इस तरह की चीज़ें होती हैं। शब्द क्रम के हिसाब से कोटियाँ बदलती हैं, बढ़ती हैं। इस तरह से आकृति मूलक जो भाषा का एक रूप है योगात्मक भाषा, वो है। तो इस तरह से आकृति मूलक अयोगात्मक भाषाओं का जो व्याकरण है वो तो होगा ही, लेकिन उस तरह का विवेचित होकर सामने नहीं आएगा जिस तरह से योगात्मक भाषाओं का होगा। योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व और अर्थ तत्व के योग होते हैं, संबंध तत्वों का विकास हो जाता है भाषा में, तो एक इस ढांचे को प्राप्त कर चुकी होती है योगात्मक भाषा के, उसकी व्याकृति इस पैटर्न से हो पाएगी। तो हमने जो व्याकरण से संबंधित इतनी बातें अभी कहीं, वो संस्कृत से जो प्राप्त दृष्टि थी, अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि से प्राप्त दृष्टि थी, उसके आलोक में कही। हो सकता है कि कुछ और प्रकार से व्याकरणों पर विचार किया जाए, इसकी संभावना है और लोगों ने विचार किया भी है। अभी कुछ देर पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से ऐतिहासिक व्याकरण की बात की गई। इस प्रकार का प्रयास हिंदी में एक और देखने में मिला है, और माता बदल जाए सवाल का है। मानक हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण शायद नाम है, वो शायद 1998 ईस्वी या 92 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है इलाहाबाद से। तो वो एक प्रयास है, द्विवेदी जी का एक परियोजना के रूप में प्रयास था, जिसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे सामने है। फिर भी मैं यहाँ इस रूप में उपस्थित हूँ कि व्याकरण को स्थिति मूलक ढंग से प्रकृति प्रत्यय का जो विधान है उसी रूप में समझूं, और ये न भूलूं कि जो मूल व्याकरण है वो भाषा में निहित होता है। उसका विवेचन करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाषा उस व्याकरण के अनुसार बहती चली जाती है और बदलते चली जाती है। तो ये व्याकरण की अवधारणा पर कुछ बातें जो मेरे दिमाग में थी वो मैंने आपसे साझा की। उसका एक पक्ष और था, शीर्षक जो था कि अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग को आप कैसे समझें? व्याकरण का जो प्रयोजन है उसी को थोड़ा सा हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि व्याकरण का एक प्रयोजन तो यही है कि भाषा को व्याकृत जब वो करता है तो व्याकृति हमारे काम की चीज़ होती है, हम भाषा के रहस्यों से अवगत होते हैं। और अगर वो व्याकृति या वो ज्ञान का जो प्रयास है कुछ न दे तो कम से कम ज्ञान का सुख देता है, भाषा के रहस्य को समझते हैं। दूसरा है कि उसे शब्दानुशासन कहा गया है। शब्द का अनुशासन जो किशोरीदास वाजपेयी का था वो तो एक अर्थ था ही, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्याकरण शब्द शासन नहीं करता, व्याकरण शब्द अनुशासन करता है। वो एक भाषा की व्यवस्था को उजागर करके सामने लाता है और उसका प्रभाव भावी जो प्रयोक्ता है उन पर पड़ता है और वो उस हिसाब से भाषा को बोलने का प्रयास करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि व्याकरण भाषा नदी में एक प्रवाह रोकने वाला है, तो ऐसा नहीं है। वस्तुतः उसे भाषा नदी का तटबंध मानना चाहिए कि तटबंध नदी के अनुसार ही बनता है और लोकोपयोगी दृष्टि से बनता है। कल नया तटबंध भी बनाना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें। तो शब्दानुशासन है व्याकरण, शब्द शासन नहीं है। लेकिन अगर विश्रांति काल हो तब तो ये बात सही है, लेकिन संक्रांति काल हो तब वो शब्द शासन भी करने लगता है। यदि कुछ इस प्रकार के व्याकरण हमारे सामने न हो, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने समय में व्याकरण को शब्द शासक भूमिका वो दे रहे थे। वो मतलब बहुत दृढ़ता के साथ किसी को खारिज करते थे, असाधु ठहराते थे, किसी को स्वीकार करते थे, और उनका बड़ा अच्छा फल हिंदी को मिला कि हिंदी एक मानक रूप की ओर अग्रसर होते चली गई और आज भी वो हो रही है। ये प्रयास खत्म नहीं हुआ है। व्याकरण की एक और भूमिका है कि भाषा शिक्षण में कहा तो ये जाता है कि जो भाषा मृत हो चुकी है या जो भाषा हमारी अपनी नहीं है, जो जन्मजात रूप से उपलब्ध नहीं है, मतलब परिवेश से उपलब्ध नहीं है, जैसे हम हिंदी के हैं तो अंग्रेजी
हमें व्याकरण के माध्यम से सीखना है तो वो भी एक विधि है। लेकिन इससे भी एक गहरी बात ये कही जा सकती है कि अपनी भी भाषा हो तो उसके रहस्य को ठीक ठीक जानने के लिए भी व्याकरण उपयोगी होगा। हम भाषा का काम चलाऊ ज्ञान, अस्थिर पक्ष वाला ज्ञान है वो तो हम सामान्यतः समाज में रह के पा लेंगे, लेकिन हम अच्छी हिंदी सीखना चाहते हैं तो उसमें भी तो व्याकरण की भूमिका है ही। तो ज्ञान प्राप्ति का सुख है जो भाषा का तथाकथित साधु या मानकीकृत प्रयोग जो है वो करने के लिए व्याकरण उपयोगी है, और भी बहुत सारी भूमिकाएं हो सकती है। तो समय की भी सीमा है और कुछ और सीमाएं हैं जिसके चलते मैं अब सोचता हूं कि इसको यहीं पर विराम दूं। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मेरी बातें सुनी और उसमें बिना व्यवधान के अंत तक जो कहना चाहता था कहने की सुविधा दी, इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। और फिलहाल इतना ही। हाँ, मित्रों में से कोई सवाल है? हाँ सर, मेरा सवाल है। हाँ, तो बारी बारी से क्रमशः संक्षेप में पूछिए। उससे पहले आप पूछ लीजिए। मैं पूछता हूँ सर, ये एक जानकारी लेना चाह रहा था कि जो हिंदी, मानक हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी निदेशालय के द्वारा हर वर्ष एक वर्णमाला, उसके व्याकरणिक रूप और प्रचलित रूप आदि जारी किए जाते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा। तो उसमें जो जिन शब्दों या जिन अक्षरों या जिन वर्णों का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे कि पहले झा जो भा तरीके से लिखा जाता था, या जो और भी जो जिन वर्णों का रूप परिवर्तित कर दिया गया है, फिर भी उनका प्रयोग अभी जारी है। तो क्या वो अमानक माने जाएंगे? क्या वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माने जाएंगे, या फिर उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा? जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रयास से हिंदी के लिखित भाषा का स्वरूप सामने आया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तो एक मानकीकरण की प्रक्रिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस प्रक्रिया के साथ जुड़ ही जाएं। हमने कुछ देर पहले ये बात रखी थी कि भाषा में शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता है। अभी भी अ को पुराने तरीके से लिखने वाले मिल जाएंगे कुछ पुराने लोग, तो हम उन्हें अशुद्ध तो नहीं कह सकते। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि मानकीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। मानकीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है तो हो सकता है कि उसी के अनुरूप अधिकांश लोग आ जाए, लेकिन 100% तो कभी मानकीकरण हो नहीं सकता। जो मानकीकरण का प्रयास केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है, कुछ लेखन कैसे किया जाए, वर्णों का किस तरह से लेखन हो, या शब्दों में ने लगाया जाए न लगाया जाए, ये तमाम चीज़ें, तो वो इसका एक प्रयास है, वो एक आदर्श के रूप में उपस्थित है। कोई हो सकता है कि उससे प्रेरित होकर आप अपने लेखन अभ्यास को बदल दे उसी तरह से, तो अच्छी बात है, लेकिन उस प्रयास की व्यापकता अभी तक नहीं देखी गई है। मतलब हम अपने यहाँ भी उसको ठीक से लागू नहीं करते। हम केवल विद्यार्थियों को उस प्रयास के बारे में बता देते हैं कि मानकीकरण का एक प्रयास ये भी है। वहाँ से जो पुस्तकें छपती हैं उनमें उनका पालन होता है। हम सामान्यतः कहाँ उसका पालन कर पाते हैं? इतने प्रकाशक हैं, कहाँ उस हिसाब से किताबें छाप पाते हैं? हम शुद्ध और अशुद्ध तो कह ही नहीं सकते। मानकीकरण की प्रक्रिया एक हुई, वो भी प्रक्रिया पूरी तरह से व्यापक नहीं हुई या नहीं बनी किन्हीं कारणों से। अगर बन जाएगी उसके तहत मानकीकृत रूप है, उसके तहत नहीं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से भाषा को चलाते हैं, ये हमारा स्वभाव है। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? धन्यवाद। राहुल जी। हाँ सर, हाँ सर, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही अद्भुत सर का व्याख्यान रहा। इसके लिए मैं धन्यवाद सर को देता हूँ, तेरे दिल से शुक्रिया भी करता हूँ। सर, मैं फिलहाल लगभग 8 साल से हिंदी व्याकरण प्रतिभागी बच्चों को पढ़ाता हूँ जी, और मैंने बहुत चीजों को सुना सर के मुख से, जो मेरी समस्याओं को समाधान भी किया। लेकिन मैं सर से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न है, क्या व्याकरण और भाषा विज्ञान विज्ञान अलग अलग हैं? अगर हाँ तो फिर क्यों एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का सहारा लेकर बोलता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है? दूसरा प्रश्न सर इसी से संबंधित है, इसलिए मैं दोनों साथ रखना चाहता हूँ।
आज सिविल सर्विसेज परीक्षाएं हो रही है, लेखपाल परीक्षा हो रही है, एसएससी परीक्षा हो रही है, पुलिस भर्ती हो रही है, दरोगा भर्ती हो रही है। खासकर उत्तरांचल उत्तरी एरिया में देश का राज्यों में तो हिंदी को वर्चस्व दिया जा रहा है। लेकिन मैंने देखा कि अलग अलग व्याकरण में अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है और बच्चों को कोई भी मतलब ठीक से गाइडेंस नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी इन्होंने कहा झ को लेकर घ की तरह बनना, द और ड को लेकर द्वितीय व्यंजन के रूप में प्रदर्शित करना प्राथमिक स्तर पर बच्चों को नहीं बताया जा रहा है। इसकी क्या प्रमुख समस्या है? अगर हिंदी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है तो क्यों बोलने वाले पीछे हो जा रहे हैं? आपने दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न जहाँ तक स्मृति है, मैं ये समझ पाया सीधा सीधा कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में क्या अंतर है या एक ही हैं दोनों। तो इस पर बातें हुई थी कुछ देर पहले कि एक सामान्य दृष्टि है कि भाषा विज्ञान की काया में ही व्याकरण को हम मानते हैं और वो भाषा विज्ञान का एक प्रकार है स्थिति मूलक या एककालिक भाषा विज्ञान उसके तहत। तो ये तो एक उसका हिस्सा मान के भी चल सकते हैं, क्योंकि जब भारतीय भाषा विज्ञान का इतिहास लिखा जाता है, विवेचित किया जाता है, तो वो षड वेदांग जिसमें एक व्याकरण है, निरुक्त है, ये छंद है, ज्योतिष है, कल्प है, शिक्षा है, ये सब तो चार उसमें भाषा परक हैं। तो उसमें तीन प्रत्यक्षता भाषा विज्ञान से जोड़ के हम चलते हैं। तो इस तरह से भाषा विज्ञान का हिस्सा है व्याकरण, अगर इस तरह का हम विचार करते हैं तो। लेकिन एक अभी जो बात कुछ देर पहले बहनोई शब्द के माध्यम से कहने का प्रयास किया था, वो हो सकता है मेरी ही दृष्टि हो कि भाषा विज्ञान की दृष्टि विकास मूलक होती है। वो शब्द के विकास को ध्यान में रखता है, शब्द में प्रकृति प्रत्यय को निकाल कर वो दिखाने की ओर प्रयत्नशील नहीं होता। अगर ये बात है तब तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि और व्याकरणिक दृष्टि में अंतर है। तो हमारी अब रुचि है कि हम किस तरह की दृष्टि के साथ आगे बढ़ें। तो मेरी समझ से उसका समाधान इसी रूप में हो सकता है। मतलब आप चाहें तो इस दृष्टि के अनुसार अंतर करके चल सकते हैं, नहीं तो एक व्यापक दृष्टि में समेट के चलिए। व्याकरण स्थितिमूलक भाषा विज्ञान का हिस्सा है। और इस प्रश्न में कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ सर, प्रश्न में मतलब पहले का तो उत्तर मिला मुझे, संतुष्ट भी होने का प्रयास में पूरा कर रहा हूँ जी। दूसरा प्रश्न सर ये था कि हमने नामवर सिंह की बहुत सी पुस्तक अध्ययन कर भी चुका हूँ, कर भी रहा हूँ शोध छात्र होने के नाते, और एक साहित्यिक प्रेमी होने के नाते मैं अध्ययन कर रहा हूँ। नामवर सिंह ने बहुत बड़ी बात सर कहा था जो आज तक मेरे जहन में बना हुआ है कि जो आधुनिक काल में भाषा का विकास होता है, जैसे भारतेंदु के समय होता है, वो खड़ी बोली को लेकर चलते हैं। आज भी खड़ी बोली बनी हुई है, हिंदी का ही एक भाषा के रूप में मान्यता मिल रहा भी है। तो यहाँ स्पष्टता ये दर्शाया जा रहा है बार बार कि हम लोग हिंदी जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उनको मौलिक चीजों से क्यों दूर भगाने से प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग अक्सर वर्णमाला की पुस्तक पढ़े हैं, प्राइमरी में हमने भी अध्ययन किया है, क ख ग घ अंग, इसके आगे पंडित जी बोलते हैं अंग माने कुछ नहीं, च छ झ झ इय, इसके आगे बोलते हैं पंडित जी की इसके माने कुछ नहीं। जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कंपटीशन में हाथ पैर आजमाना चालू किया, मतलब प्रैक्टिस चालू किया कि भैया मुझे पीसीएस बनना चाहिए, इस बनना चाहिए, तो फिर वहां पर पूछा जाता है कि अंग क्या है, नासिक स्वर है कि अंग माने कुछ नहीं है। तो फिर जब इसका इतना महत्व है, फिर प्राथमिक स्तर इसको क्यों नहीं बताया जाता आप लोगों को, या हम लोग को समझ को देखते हुए नहीं बताया जाता है? अब ये तो शिक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बहुत सारी चीज़ें हम व्याकरण शिक्षण की दृष्टि से भी देखें तो बहुत पीछे चल रहे हैं, हम बहुत पुरानी चीज़ें अभी भी पढ़ा रहे हैं। अभी जो बातें आपसे हो रही थी आप सबसे, उसमें एक दूसरी दृष्टि से मैं बात कर रहा था कि हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है, वो मैं आपसे साझा कर लूँ, फिर आपकी बात लेके चलता हूँ। जैसे अभी भी हम लिंग, स्त्रीलिंग और पुंलिंग का अभ्यास कराते हैं बच्चों को, और वो अभ्यास ऐसे कराते हैं, वो अभ्यास तो सही है, लेकिन हम विलोम शब्द के रूप में ले लेते हैं कि स्त्री और पुरुष विलोम हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। विलोमता और मैंने विलोमता का क्षेत्र लिंग भी होगा, ये कहाँ से हमने जोड़ लिया। स्त्री और पुरुष अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो पूरक हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को ऐसी पढ़ाते हैं ना कि वो उनके सामाजिक चिंतन के विकास की दृष्टि से कुछ खतरनाक भी हैं। लेकिन अब पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं तो एक अलग बहस का विषय है। वो शिक्षा का जो कैरिकुलम है उससे संबंधित है, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, ये सारा कुछ। तो उसका तो जवाब और भी तरह से दिया जा सकता है। फिलहाल
इसको अभी छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस सवाल का एक अलग संदर्भ हो सकता है। व्याकरण जैसे अमूमन ठस और नीरस क्षेत्र पर इतना सरस और बहुत शानदार ढंग से अपनी बात रखने के लिए मैं इस कार्यशाला की तरफ से और सबकी तरफ से, दीपक भाई जुड़े हुए हैं, दीपक जी, तो मैं अपने मित्र डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी से, जो मधुबनी रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो कार्यशाला की तरफ से आज के इस सत्र के विद्वान वक्ता रविंद्र कुमार पाठक के प्रति आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें। डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सर के प्रति आभार करने का मुझे अवसर दिया। सबसे पहला धन्यवाद तो ये क्योंकि मैं इतनी देर से सुन रहा था सर को, और बहुत ही अच्छा व्याख्यान, और ये इसलिए भी अच्छा है कि हम लोग देखते हैं कि इंटरमीडिएट तक और बहुत ज़्यादा हाई स्कूल तक हम लोग हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं। उसके बाद ग्रेजुएट में मैंने कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम देखे हैं, व्याकरण जैसा कुछ नहीं रह जाता, पोस्ट ग्रेजुएट में तो बिल्कुल नहीं रह जाता, और हम व्याकरण से दूर होकर विमर्शों और साहित्य या काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान पर अधिक ध्यान देते हैं। सर ने इतना महत्वपूर्ण ये व्याख्यान दिया, और जिस तरह से सर ने उसमें विस्तार से बहुत सूक्ष्म बातों को भी उद्धृत किया, मैं समझता हूँ मैं सर से इस आभार के क्रम में मैं सर से भी, चूंकि आप बिहार दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप एसोसिएट हैं और महत्वपूर्ण पद पर हैं कि आप नीति निर्धारक जो निर्णय होते हैं उनमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये जो व्याकरण से हमारा एक कटाव जैसा हो जाता है, जैसे जैसे हम भाषा के और साहित्य में ऊपर जाते हैं, तो ये बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सर को एक एग्जाम्पल की ओर, एक उदाहरण की ओर मैं सर का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जैसे सर हम लोग, आपने चूंकि बहुत विस्तार में बात की सर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैंने उनसे बात की है या मैंने उनसे बात कर लिया है, ये कहते हैं, लेकिन आजकल एक प्रवृत्ति हम देखते हैं कि मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने ये कहा। अब ये जो करी है जी, अब ये सीरियल से आ रहा है, टेलीविजन के कि फिल्मों से आ रहा है, मैंने वहां नहीं जाना। अब मुझे वहां नहीं जाना को हम मैंने, अच्छा, और उसके अलावा सर जो अंग्रेजी के शब्द हैं, अब कॉलेजों में छुट्टी हो गई, अब कॉलेजेस बहुवचन हम हिंदी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में ये बात है, लोग लाइनों में खड़े हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्लैंग होते जा रहे हैं हमारी अपनी भाषा, और जिसका आपने उदाहरण दिया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस तरह से शासक के रूप में और बाद में सारे लोगों ने काम किया, तो जो इतना महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, मैं सर से निवेदन करूंगा कि अगर कभी आप पाठ्यक्रम समिति में या कहीं भी आप रहें, तो व्याकरण की इन कुछ पक्षों के लिए अपभ्रंश का व्याकरण जैसे हम नहीं पढ़ते, और पूरे अपभ्रंश को हम आदिकाल में उसको मूल्यांकित करने की बार बार कोशिश करते हैं, और सिर्फ विमर्शों और बहसों में उलझ के रह जाते हैं। हम टेस्ट ओरिएंटेड, पाठ आधारित, हम कभी कोई मूल्यांकन आदिकाल का नहीं कर पाते। तो मैं सर से ये भी आग्रह करूंगा कि किसी न किसी रूप में पुरानी जो हमारी हिंदी है उसके व्याकरण और उसके व्याकरण के इतिहास, साहित्य के इतिहास को तो हम बहुत विधिवत पढ़ते हैं, लेकिन स्नातक स्तर पर और परास्नातक स्तर पर व्याकरण के इतिहास को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डीएवी कॉलेज का और डीएवी कॉलेज के हिंदी विभाग का कि इस तरह की कार्यशाला आपने रखी। और मैं समझता हूँ अगर ये ऑफलाइन होती तो हम रविंद्र सर से, पाठक सर से अलग से भी मिलते सेशन के बाहर और अपनी जिज्ञासाएं रखते। भविष्य में अगर इस तरह से, मैं डॉक्टर समीर जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई कार्यशाला हो जिसमें हम ऑफलाइन भी इंटरेक्ट कर सकें, और तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सर का बहुत बहुत इस सारे प्रतिभागियों की तरफ से और विभाग की तरफ से और कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत आभार सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना विस्तार में जो व्याकरण जैसे नीरस विषय पर आपकी बात से एक बात ध्यान में आ रही है, वो मैं साझा कर लेना चाहता हूँ। आपने एक जिम्मेदारी डाली कि अगर कुछ मुझे उस तरह का अधिकार कहीं प्राप्त हो तो मैं कुछ करूं, तो कुछ तो करता भी रहता हूं। यहाँ भी अपने यहाँ ये MA भाषा विज्ञान का जो कोर्स था उसमें एक यूनिट ही सही व्याकरण का इतिहास डाला गया। ये बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बाद भाषा विज्ञान का भी ढांचा था, उसमें भी कुछ नवीनताओं का प्रवेश, जैसे स्त्री भाषा की जैसी अवधारणा नहीं भाषा विज्ञान में कहीं भी सिलेबस में मैंने देखा, तो मैंने यहाँ पर उसको भी डाला। और दूसरी बात, एक करा और करी पर ध्यान में आ रहा है कि करी कोई बहुत यानी अशुद्ध प्रयोग है, ये न समझें। अगर ढंग से देखिएगा तो कभी कभी वही ज़्यादा सही लगने लगता है हमें। धातु तो कर ही है मूलतः। कर में सीधा सीधा ई जोड़ के बनाना ज़्यादा तर्कसंगत है। यह कहाँ से आया ये विचार होना चाहिए। तो खैर उसमें भी कहीं से खोजने पर निकल आएगा कि यह कहाँ से आया, कहाँ से आदेश हुआ, र यह में कैसे बदल गया, कर धातु का किया रूप कैसे हो गया, की कैसे रूप हो गया। तो कर से करी तो होना आसान था। तो हमने भी इस तरह की भाषा सुनी है। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये अक्सर बोलते थे कि करा करी, मैंने वादा करी है। तो मैंने उस पर सोचा, तो इसी भोपाल में चलता है सरकारी शब्द। हाँ, तो हम मान लिया, तो कई जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चलता है। मान लिया हमने एक खास जगह को ध्यान में रख के मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो मानकीकरण में वहाँ के लोक व्यवहार का वर्चस्व हो जाता है। फिर लगता है कि असाधु प्रयोग है करा करी। बिहार में जैसे बहू को बच्चा होने वाला है, ये मानकीकरण में आना चाहिए था। ये प्रयोग बहू के बच्चा होने वाला है, ये जो पश्चिम का आधार बना के, मैंने पश्चिम क्षेत्र के जो मानकीकरण के जो पुरोधा थे, तो बहू को बच्चा होने वाला है, इसको असाधु ठहरा देंगे। लेकिन बहू को बच्चा होने वाला है क्यों असाधु है? के और को दोनों होना चाहिए इस संदर्भ में। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो बिहार के एक वैयाकरण हैं, रामदेव त्रिपाठी हैं, उनके व्याकरण में देखिएगा बड़ा भारी भरकम व्याकरण है, हिंदी भाषा अनुशासन। वो कहीं मिले तो जरूर पढ़िए। उतना विस्तृत व्याकरण संभवतः हिंदी में नहीं बना, तो उसमें उन्होंने रखा। तो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है वो, तो कभी उसको भी देख सकते हैं। मैंने कहना ये चाहता हूँ कि मानकीकरण का प्रयास कहाँ से हो रहा है, उस पर किन शक्तियों का प्रभाव है, क्या चीज़ें वो मानक बनाएंगे, क्या चीज़ें मानकीकरण से बाहर रखेंगे, और उसके आधार पर हम सोचने लगते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। हमें इस कुंठा का शिकार नहीं होना चाहिए। एक भाषा है, भाषा के अंदर बहुत सारी वैभाषिक स्थितियाँ होती हैं। कभी कोई वैभाषिक स्थिति मानकीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाए तो भाषा केवल भाषा का सवाल नहीं है, ये राजनीति का भी सवाल है। बहुत सारी बातें हैं, क्या इसमें कह सकते हैं इतने कम समय में। तो खैर प्रश्न आपका अच्छा था, उससे बातें इतनी आई तो मैंने आपसे साझा की। आपने अब सही कहा था कि अभी हम मानकीकरण की प्रक्रिया में ये, अभी मैं वागर्थ में सर एक कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें एक वाक्य आता है कि मैं उसे महसूसने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं महसूस करने की तो कोशिश कर रहा था, ये मैंने सुना था, लेकिन महसूस से महसूसने जो किया गया, अब वो शुद्धतावादी अशुद्धतावादी का, लेकिन ये नाम धातु बना लिया, नाम धातु बना लिया उसे महसूस को, उसी में फिर क्रिया धातु जब बना लिया तो क्रिया रूप चला रहे हैं हम लोग। जैसे कई बार सुने हैं अपने दोस्तों को, अंग्रेजी का शब्द लिया साउंड और कहा कि रेडियो को साउंडिया दीजिए। हिंदी की विभाषा इसको माना जाए, शुद्ध अशुद्ध न समझा जाए। भाषा और विभाषा तो होता ही है संबंध। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना सारगर्भित व्याख्यान दिया, और आपका व्याख्यान आपको कभी फिर सुनने के लिए भी प्रेरित कर रहा है कि हम फिर आपसे मिलेंगे और सुनेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब, धन्यवाद। प्रणाम सर। फीडबैक लिंक नहीं आएगी सर? फीडबैक जी, फीडबैक लिंक उस पर बाद में बात करेंगे।